जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में वापस। और पिछली वीडियो में मैं ज़िक्र कर रहा था वज़ीराबाद के आखिरी महीनों का और किस तरह से मेरी ट्रांसफ़र का सिलसिला हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दो तीन और बातें थी बहुत अहम, मैं चाहता था कि आप से शेयर करूं। लेकिन इससे पहले वो लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और पहले उन्होंने नहीं देखा होगा, तो मैं ये बता दूं कि ये मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है बुनियादी तौर पर अपनी मेमोरीज़ और याददाश्तें और अपने एक्सपीरियंसेस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन्स वो शेयर करने के लिए वो चैनल किया है। बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया है और मैं बहुत इस लिहाज से खुश नसीब हूँ कि बहुत से लोगों ने मेरे इस मकसद को सही तरह से समझा है। अगरचे कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोग एक दो ने कहा कि आप अपनी शायद तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। मैंने कतई ऐसा नहीं किया, बल्कि अगर आप पीछे जाके देख लिए तो मैं बिल्कुल बार बार ये जिक्र करता हूँ कि इसका मकसद ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है सच दोबारा से कोई अपनी सेल्फ प्रमोशन की। मगर ये बात ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशनल तजुर्बात शेयर करूँ, ख़ुसूसन जो मेरा सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद भी मैं आगे आपसे और भी बातें करूँगा। बहुत से लोग अब मुझे कह रहे हैं कि आप ये बताएं आपने क्यों छोड़ी। वो चाहते हैं फ़ौरी तौर पर मैं एंडिंग की तरफ जाऊँ। इसमें बहरहाल ये एंडिंग नहीं है, क्योंकि ये आगे चलता रहेगा सिलसिला, मगर मैं उसके ऊपर भी आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब और शेयर अगर वो भी करेंगे तो वो बहुत अहम होगा मेरे इस चैनल के लिए, ताकि ये बात आगे फैले। और मैं चाहता हूँ फीडबैक हो, एक कॉन्वर्सेशन हो, उससे मैं भी यकीनन सीखता हूँ। बहुत से इस तरह के कमेंट्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ इंसाइट्स या फीडबैक है। तो एनीवे, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताऊं कि एक और नाइंसाफ़ी का जो बहुत बड़ा सोर्स वो पुलिस का, मैंने कुछ तो जिक्र किया था, आपको बताया कि किस तरह से काम करती है। लेकिन एक पुलिस मुकाबलों का रवाज ये 97 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, अब अपने भाई को वज़ीर आला पंजाब बनाया, तो उस वक्त पंजाब पुलिस ने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था 98 ऑनवर्ड्स पुलिस मुकाबलों का। ये आजकल आप सुन रहे हैं ना पुलिस मुकाबलों, ये दोबारा से सीसीडी पंजाब के उस ज़माने में शायद नहीं होती थी, लेकिन शायद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही या डिवीज़न लेवल के ऊपर ही इस तरह के फ़ैसले या ये काम होते थे। तो बहुत से सो कॉल्ड क्रिमिनल्स, या जिसे कहना चाहिए इश्तिहारी पक्के मफरूर, जो जिन्हें कहा जाता था ख़तरनाक किस्म के जो मुजरिम है, कोट अनकोट, मैं तो उन्हें मुलजिम ही कहूँगा, क्योंकि मुजरिम तो उस वक्त होता है जब वो प्रूव हो जाए अदालत में, तो उनको पुलिस खड़का देती थी। एक मुझे वाक़या याद है कि एक साहब मेरे पास आया करते थे, उनका बेटा, जवान साल बेटा, अपने दोस्तों के हमरा एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मैं उसकी केस की तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर उसकी इंक्वायरी भी हुई थी, जुडिशल इंक्वायरी भी हुई थी। फिर वो लाते रहे, मेरे पास रिपोर्ट लाते थे और मुझसे वो कहते थे, चूँकि उनका ताल्लुक़ वज़ीराबाद से था, तो वो मुझे कहते थे कि आप इसके ऊपर कुछ करें। मसला ये था कि ये केस ऑलरेडी पहुंच चुका था, सेशन कोर्ट में था, और वहाँ पे हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती थी। और फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में चला गया। फिर ये केस चलता रहा, कोई 10 साल ये चलता रहा, और कहीं जाकर एक दिहाई के बाद कुछ लोगों को सज़ा हुई, लेकिन जो टॉप लेवल के लोग थे वो बच गए। और यही वजह है कि अदालतों की, ये अव्वल तो अदालतों की नाकामी जो होती है और प्रोसिक्यूशन की, कि वो लोगों को बर वक्त सजाएँ नहीं दे सकते, कन्विक्शन नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है एग्जीक्यूटिव को या पुलिस को या इंतज़ामिया को या सूबाई गवर्नमेंट को कि जी ये तो अदालतों ने तो करना ही नहीं है, इसलिए हम सीधा ही खड़का देते हैं, हम जस्टिस दे देते हैं, सो कॉल्ड। अच्छा, और दूसरा ये कि जब इस तरह का कोई गलत वाक़या भी होता है, देखें ना, आप किसको पता है कि कौन सही मारा गया और कौन गलत मारा गया? ये तो आर्बिट्ररी है बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे सियासी मुखालिफिन को भी एलिमिनेट कर दिया जाता था। देखिए, भुट्टो साहब जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वज़ीर आज़म हमारे, और बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनके ऊपर भी केसेस जो थे वो इसी नौयत के बने थे कि वो उनके सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने का उन पर इल्ज़ाम था। जमात इस्लामी के कारकुन भी थे। उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद थे, लाहौर के बड़े वो एक्टिव मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उनका भी मर्डर हुआ था।
और फिर ये जो अहमद रजा कसूरी केस था जो उन्होंने फाइल किया था भुट्टो पे, वो भी इसी नौयत का था। उस पर भी कहा जाता था कि जी वो भी किलिंग ऑर्डर की थी भुट्टो ने। खैर वो प्रूव तो नहीं हुई थी, सुल्तानी गवाह आ गए थे और उसकी बुनियाद पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये, और फिर नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में भी मशहूर था, और उससे पहले अंग्रेज़ सरकार के ज़माने से भी, और उससे कबल भी देखिए ना ये सिलसिला चला आ रहा है। अब अगर बड़े मज़े की बात है कि हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में, जहाँ पे जमहूरियत हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, आइन की हुक्मरानी भी है बज़ाहिर, लेकिन पुलिस मुकाबले वहाँ भी धड़ाधड़ होते हैं। अगर आप लोग बॉलीवुड से या इंडियन फिल्में अगर आपने देखी हो, एक ज़माने में तो बहुत आसानी से यहाँ पे आती थी, केबल पे भी चलती थी। तो जो सबसे कामयाब फिल्में हैं वो पुलिस की तशद्दुद से मुतल्लिका है। ये किस तरह थर्ड डिग्री मेथड यूज़ करते हैं, किस तरह पुलिस मुकाबले होते हैं। वो ईमानदार पुलिस अफसर वही होता है जो जाके शूटिंग करता है और वो अभी भी हीरो बनता है कि जी वो आगे पूरे गैंग का सफाया कर देता है या वो अपनी तरफ से इंसाफ दे देता है। लोग भी जाके घंटी बजाते हैं जी पुलिस अफसर ईमानदार होगा तो वो जाके, ये खिलाफ कानून है। खैर मुझे ये इस बात का इल्म था बिल्कुल, मगर ये जब केस मुझे वो आके बार बार कहते थे तो मैं सोच में पड़ जाता था कि मेरे पास इस अथॉरिटी का क्या फ़ायदा है कि मैं इतनी अहम एक चीज़ के ऊपर मेरी से जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है। और उसकी वजह एक ये है कि ये बज़ाहिर तो उस वक्त तो खैर बाद में तो सिस्टम बदल गया, लेकिन कम अज़ कम ऑन पेपर पुलिस के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल मैजिस्ट्रेसी का होता था। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि डिप्टी कमिश्नर भी कहलाते थे, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो कि मैं था, हमारा एक रोल था बहुत से ऐसे काम पे पुलिस की निगरानी करने का। और उस पर टेंशन यही रहती थी डीएमजी या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पुलिस के साथ कि पुलिस कहती थी कि हम तो इंडिपेंडेंट है और आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले और हमें इंटरफेयर ना करें। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से कशमकश जारी थी। बल्कि ऐसे लेटर्स मौजूद हैं जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स लिख रहे हैं गोरों के ज़माने में कि जी फलाना पुलिस वाला बात नहीं मानता। पुलिस वाला अपने हायरार्की में लिख रहा है कि जी ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, ये काम नहीं करने दे रहा। तो ये लड़ाई बड़ी रही। फिर बाद में जनरल मुशर्रफ ने तो आकर ये सिस्टम बदल दिया था और अब तो बिल्कुल पुलिस बड़ी हद तक मुकम्मल ही इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इसी वजह से जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं वो अब पुलिस को बड़ी कदर और अहमियत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये माशरा भी हमारा बड़ा ब्रूटल है और डंडे के जोर पर चलता है, तो इसलिए पुलिस की अहमियत बढ़ी जाती है। तो कमिंग बैक टू पुलिस मुकाबलों का, तो उस ज़माने में फिर मुझे याद है कि एक दो लोगों से तो मैं मिला भी था। एक बदमाश टाइप भी था जो कि मुझे एक बार आया, कोई शख्स लेकर आया उसको, किसी एमएनए या एमपीए का जो उनके हेंचमैन होते हैं इर्द गिर्द, तो वो लाए थे कि जी मिलवाने के लिए, आपसे मिलवाना, इस हिसाब तानू मिलना चाहते ने ऐना था, कोई पता नहीं काम में कोई फ़र्द नहीं मिल रही थी। बाद में जब वो गया तो मुझे मेरे अमले ने बताया ये तो बहुत बड़ा बदमाश है इस इलाके का और ये तो बड़े मर्डर्स करता है और फलाने पॉलिटिशियन के लिए वोट जमा करता है। बहरहाल तो मैं काफ़ी इंट्रीग भी हुआ, लेकिन अभी मैं मज़ीद जानकारी ही क्या करता तो पता लगा, अखबार में पढ़ा कि उसको तो पुलिस मुकाबले में गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया। अब मैं आज देखता हूं कि 30 साल तकरीबन ये पहले की बात है और आज 30 साल के बाद वावेला मच रहा है। सोशल मीडिया पे जाए, ओ जी पुलिस मुकाबले सीसीडी कर रही हैं, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया है, फलाने ने वो कर दिया। तो 30 साल में कुछ भी नहीं बदला। 30 साल में वही पुलिस की रविश है। और ये कहते हैं उससे 30 साल पहले जो मुझसे मेरे प्रेडिसेसर्स हो गए वो भी, या मुझसे पहली जनरेशन जो है वो भी यही देख रही होगी। देखिए ना, अब ये इन 30 सालों में एक पूरी जनरेशन नई आ चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त सारे सूबों में जो काम कर रहे हैं या मरकज़ में काम कर रहे हैं या स्पेशलाइज सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो हमारी जनरेशन तो अब फेड आउट हो रही है। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जो अभी मैं देख रहा था कि एक दो तो शायद रिटायर भी हो गए हैं और कुछ अगले 4, 5, 6 सालों में हो जाएंगे रिटायर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बदलता क्यों नहीं है निज़ाम। तो थोड़ा सा इसको अनपैक करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो जो 3 उसके सतून है, सबसे पहला पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है, लॉ इन्फोर्स भी करता है, क्राइम कंट्रोल भी करते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। दूसरा है प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन का महकमा जो कि केस जब होता है उसको बना के उसमें एविडेंस की सेहत को डिटरमिन करके कोर्ट में लेकर जाते हैं और फिर जुडिशरी कोर्ट। पहले तो हमारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी भी बहुत सारे केसेस मर्डर तक
ट्रायल करते थे। अगर आपको नाज़रीन याद हो तो ये सिस्टम बाद में इसको फिर पहले तो मर्डर केस भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते थे, फिर बाद में इसको बदल दिया। भुट्टो साहब के ज़माने में जो इस्लाहात हुई तो उसमें उसकी कम कर दिया गया। 3 साल पहले 7 साल था कि 7 साल तक जो सज़ा होगी, फिर 3 साल। जब मैं जब था मैजिस्ट्रेट तो 3 साल तक हम सेंटेंस दे सकते थे क्रिमिनल केसेस में, दीगर केसेस में, और बहुत सारे मैंने दिए भी। खैर 3 साल के तो कम ही थे, 2.5 साल, 2 साल, 3 महीने, 1 महीना, या फ़ाइन ज़्यादा मैं करता था, क्योंकि मैं कहता था कि हमारे यहाँ जिस तरह से निज़ाम काम करता है आप ये असेस ही नहीं कर सकते कि ये बंदा का केस सही है या गलत है। तो मुझे होता था कि कोई बेगुनाह मेरी वजह से उसके ख़ानदान से डीलिंग करके तो जेल में सड़े ना, क्योंकि आई डिड नॉट ट्रस्ट आवर सिस्टम देन, और ना आज मैं करता हूँ। और हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ट्रेजी कॉमिक इसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो ये जो 3 सतून होते हैं, कमिंग बैक टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन 3 सतूनों का ही अल्लाह हाफिज़ है। पुलिस का निज़ाम जो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, 1861 में ये मॉडर्न से मुराद है कि 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इसको जदीद खतूत पर इस्तवार किया। आज भी वही चल रहा है। बीच में जो चेंजेस भी हुई वो रिवर्स हो गई। जनरल मुशर्रफ ने एक पुलिस ऑर्डर 2002 में पास किया था, वो लगा कुछ देर, आहिस्ता आहिस्ता इसको रिवर्स करके स्क्रैप कर दिया गया। वापस हम 1861 के कानून पे आ गए। अब ये कानून बना था पुलिस का, उस वक्त थी कॉलोनियल पुलिस। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे चंद मुट्ठी भर गोरों ने आकर यहाँ पे पूरी आबादी के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, और इसमें पुलिस सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट होता था कि लोगों को पकड़ के बंद करो, डंडा चलाओ, लाठी चार्ज करो, दफ़ा 144 लगाओ। ये आजकल जो शोर भी मचाते हैं बहुत से लोग कि जी इस मुल्क में ये नहीं है वो नहीं है, भाई बात यह है कि ये यहाँ का निज़ाम ही ये है, एक ऑटोक्रेटिक और एक मुतशद्दिद जिसे कहना चाहिए सिस्टम है। सॉरी टू बी सो डायरेक्ट, लेकिन क्या करें कि कोई मीठी गोली या चॉकलेट तो है नहीं कि इसको कोट करके मैं आपको ये बात बताऊं। ये सिस्टम ही रॉटन है जिसे कहा जाता है। और फिर प्रोसिक्यूशन का ये मामला था कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो है वो एक ही, उनकी सेपरेशन नहीं थी। पुलिस वाला ही इन्वेस्टिगेट करता था, बाद में वही मिसले एविडेंस जमा करके वही प्रोसिक्यूटर जो होता था वो, अच्छा प्रोसिक्यूटर्स को भी पे नहीं करते। ये बाद में प्रोसिक्यूशन के महकमे बने हैं जब जनरल मुशर्रफ आए थे 1999 के बाद। उस दिहाई में काफ़ी काम हुआ, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने और कोशिश की गई कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस को अलग किया जाए ताकि इंसाफ की फरहमी हो सके और केसेस एक्सपीडाइट हो। क्योंकि अब अगर पुलिस वाला जो जाके लोगों को पकड़ रहा है, तफ्तीश भी कर रहा है, फाइलें भी बना रहा है, एविडेंस भी जमा कर रहा है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो जाके अदालत में बाकायदा केस बनाए। बहुत से ममालिक में पुलिस ही ये काम करती है आज भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम, जैसे मैंने आपको कहा, ये कॉलोनियल पुलिस है, और इसके ऊपर अगर लोगों को आपने उनके इंसानी हकूक़ को गारंटी करना है तो आपको फिर एक उनकी इंडिपेंडेंस बनाना या फराहम करना लाजमी एक चीज़ बन जाती है। तो प्रोसिक्यूटर भी वीक होते हैं। अभी भी तमाम तर काविशें जो हुई हैं उससे थोड़ी बहुत बेहतरी आई है जो मेरे इत्तलाआत हैं, मगर उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से एक आज़ाद मुल्क में, जिसमें कि थोड़ी अगर आधी पचद्दी भी कानून की हुक्मरानी या आइन की हुक्मरानी हो तो उसकी प्रोसिक्यूशन कहीं बेहतर होती है। और फिर तीसरा सतून मातहत अदलिया, जहाँ पे केस जाता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसे कहा जाता है। सेशन जज उसके ऊपर होते हैं, फिर एडिशनल सेशन जज होते हैं, फिर सीनियर सिविल जज होते हैं, फिर सिविल जजेस होते हैं, और सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। वो अब ये फौजदारी के और दीवानी के मुकदमात हैंडल करते हैं। लेकिन किसी एक को इल्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी बस जजेस ही बहुत बुरे हैं, जुडिशरी बहुत बुरी है, या पुलिस ही बहुत बुरी है, या प्रोसिक्यूटर्स बुरी, असल में ये इंटरलिंक्ड है। ये एक ही, जिसे कहना चाहिए कॉइन, या एक अगर सेब को काटते हैं उसकी 3 अगर काशें या फांकें बना लें तो ये इस तरह से एक पूरा आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर एक हिस्सा ख़राब है तो बाकी हिस्से भी ख़राब होंगे। अगर एक जज सही फैसले नहीं कर रहा तो पूरा निज़ाम तलिया मेट हो जाता है। अगर एक पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है और वो उसने बाकियों को जाके रिश्वत लग गई है तो बाकी जगह भी लग जाएगी। और करप्शन तो है ही, आप सबके इल्म में है, उसको दोहराना मतलब आई विल बी जस्ट साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। लेकिन बात यह है कि ये करप्शन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसके से ज़्यादा एक मॉनिटरिंग होती है। देखिए, अब तो पहली तो ये बात है कि एक निज़ाम जो भी अंग्रेज़ों ने वज़ा किया था
तमाम तर उसकी इल्लतों के बावजूद उसमें एक मॉनिटरिंग और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जवाबदही का निज़ाम था। सीनियर जो था, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आईजी नीचे देखता था डीआईजीज को, डीआईजीज नीचे देखते थे। अब रीजनल पुलिस ऑफिसर्स आरपीओज होते हैं, उस ज़माने में डीआईजीज ही होते थे हर रीजन में। वो नीचे जाकर फिर एसएसपीज थे उस वक्त, मेरे वक्त अब तो नाम नॉमेनक्लेचर बदल गया है, डीपीओज होते हैं। और लेकिन बहरहाल एसएसपी एसपी अभी भी लोग इसी तरह देखते हैं। एसएसपी होता था, फिर वो एसपीज को देखता था, एसपीज डीएसपी को या एएसपी को, वो और फिर आगे वो थानों को देखते थे। लेकिन इसमें जो कलीदी रोल होता है वो थाने का होता है। थाने से एसएचओ की जो ताकत होती है और पावर होती है वो, जिसे कहना चाहिए, सुप्रीम होती है। और यही वजह है कि वहाँ पर वो निज़ाम भी जो अकाउंटेबिलिटी का है कि ऊपर वाले भी इधर देख लेते हैं। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हाँ, पूरी एक हायरार्की में करप्शन चलती है। नीचे वो एसएचओ से जमा होती है, वो ऊपर जाती है, उससे ऊपर जाती है, ऊपर 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 हिस्से जाते हैं और शायद पॉलिटिशियंस को भी जाते हैं। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अपने मातहत अफसरान के ऊपर, एहलकारों के ऊपर, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। यही आलम जुडिशरी का है, जहाँ पे हाई कोर्ट के जज, उनकी ये फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि उन्होंने मातहत अदलिया की इंस्पेक्शन करनी है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो मैंने एक प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसका नाम था इंसाफ तक रसाई का वो प्रोग्राम था। मैं उसके ऊपर तफसील में बात करूँगा। तो उस वक्त मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी, जो पहले वक्तों में हाई कोर्ट के जजेस बड़ी डिटेल में जाके वो जजमेंट्स भी उनके रिव्यू करते थे कि मातहत अदलिया की कौन सी जजमेंट्स ऐसी हैं जो कि अपील्स में ओवरटर्न हो रही हैं, उनमें सुकम कितने हैं, गलतियाँ कितनी हैं, वो उसको भी देखते थे। अब वो निज़ाम भी सुना है कि उस तरीके से नहीं काम करता, वो भी ब्रेक हो चुका है या वो उसकी अफादियत वो नहीं रही। यही हाल प्रोसिक्यूटर्स का भी है। उनके भी ऊपर अगर जो भी प्रोसिक्यूटर जनरल होता था पहले, अब प्रोसिक्यूशन का सेक्रेटरी होता है पंजाब में या हर सूबे में। वो उसका काम है कि हर लेवल के ऊपर जो प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे हैं उनके केसेस का जायज़ा लिया जाए। दुनिया भर में इस तरह के रिव्यूज़ होते हैं। फिर हमारे यहाँ तो मसला दूसरा ये है कि अफसरान की जो एनुअल असेसमेंट होती है वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ACR, आपने सुना होगा। और ACR जो है उसमें भी बड़ी तब्दीलियां आगे पीछे लाई गई हैं, सब कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि अभी भी वो सब्जेक्टिव होती है। मैंने ACRs लिखी हैं और वो बाज़ मातहत तो आगे कहते थे जी मेरे ते शफकत करो, मेहरबानी करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरा फलाना है, मैं कभी मैं अगर उसमें उनसे डिस्कस करता था कि जी मैं आपको इस चीज़ के ऊपर नेगेटिव दूंगा या कब दूंगा, तो आगे से वो शोर शराबा होता था। फिर सिफारिशें, फिर बाज़ की ACR मैं नहीं करता था बिकॉज मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, ख़ुसूसन रेवेन्यू के हवाले से। तो सिफारिशों के फ़ोन आना शुरू हो जाते थे। MNAs, MPS, सीनियर ऑफिसर्स हमारे, वो भी कि जी वो आपका एक ACR आपके पास फंसी हुई है, इसकी तरक्की होनी है, उसके ऊपर ये करे, वो करे, ऐसा करे। तो वो सिस्टम भी बिल्कुल, अगर आप मेरी जिसे कहना चाहिए एक कंसिडर्ड राय है, मैं कोई बिल्कुल हवा में बातें नहीं कर रहा, बहुत से लोग मेरी बात की तायीद करेंगे, सेकंड करेंगे कि वो सिस्टम भी बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी क्यों नाकाम है लोगों का ट्रस्ट अर्न करने में। ठीक है, उसकी एक अहमियत है, दुनिया में हर जगह ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है, सरकार नहीं चलती। कोई आप एडवांस से एडवांस मुल्क ले लें या तीसरी दुनिया का मुल्क कोई ले ले, उसमें जनाब ब्यूरोक्रेट्स का एक रोल होता है, निज़ाम चलना है गवर्नमेंट का। लेकिन हमारा निज़ाम डिसफंक्शनल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो हो चुका है। मैं आ जाता हूँ वापस पुलिस मुकाबलों पर। तो अब पुलिस मुकाबलों में क्या हो रहा था उस वक्त के हवाले से कि आपको मालूम है कि राना मकबूल एक बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर होते थे। तो ये उनके सर पे सेहरा लगाया गया कि जी उन्होंने बड़े पुलिस मुकाबले करवाए और उन्होंने बड़ी, जिसे कहना चाहिए, बहादुरी का काम किया। अभी भी लोग वैसे तालियां बजाते हैं। वो मैंने सुना है कि जी पब्लिक ओपिनियन बड़ा खुश है कि क्रिमिनल्स की सफाया हो रहा है पुलिस मुकाबलों के तहत, लेकिन इससे कोई सफाया नहीं होता। ये वक्ती तौर पे एक सफाई हो जाती है। आपको निज़ाम को बेहतर बना के आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो फंक्शनल होना चाहिए, ना कि आप 15-20, अभी तो 1000 से ज़्यादा सुना है कि पुलिस मुकाबलों में पिछले 1 साल में लोगों को मारा गया है। और उस वक्त भी सैकड़ों लोगों की हलाकत जो हुई जब मैं गवर्नमेंट में था, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। और मैं हैरानगी से वो देखता था कि किस तरह से लोग तारीफ़ें भी करते थे और बड़े बड़े जवाब देते कि जी और कोई चारा नहीं था। और फिर मैंने उस वक्त देखा कि ये बिल्कुल पुलिस के ही फैसले होते थे
और वो अक्सर पॉलिटिशियंस को भी प्लीज़ करते थे, कहते थे देखिए जी हमने आपको ये कारकर्दगी करके दिखाई है, क्रिमिनल्स का सफाया हो गया है। आपके दौर में ऐसा हुआ है, अभी भी आई एम श्योर यही हो रहा होगा। मरीम नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त 2026 में, उनको भी ऐसी रिपोर्ट्स पेश की जा रही होंगी कि जी देखिए जी क्या ज़बरदस्त हमने काम किया है। और फिर लाहौर में एक बड़े मशहूर, आप सब के इल्म में, आबिद बॉक्सर, एक लेजेंडरी SHO, उनकी तो इतनी, जैसे कहना चाहिए उन पर तो फिल्में बननी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हो, तो वो तो एक बाकायदा, जैसे कहते हैं डॉन टाइप उनकी एक वैल्यू है कि उन्होंने भी बड़े पुलिस मुकाबले किए, खड़काया। तो पुलिस मुकाबले बिल्कुल आइन और कानून के बरखिलाफ है। जितनी भी उस पर तावीलें कर दीजिए, जितने भी रीजंस निकाल लीजिए, अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म में तवीलुल मयाद बुनियादों पर वो फेल हो जाते हैं। इसी वजह से जो मेरे दौर में या जब मैं गवर्नमेंट में था, तो उस वक्त के पुलिस मुकाबलों से कुछ नहीं बदला। क्राइम रेट में, क्रिमिनल गैंग्स में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कारकर्दगी पे 0/0 असर हुआ। और आज वहीं के वहीं 30 साल के बाद भी वही हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है। अब इस पर बताइए कि वो क्या बकौल गालिब के रोऊं के पीटूं के जिगर को मैं, तो मतलब ये कि एक अजीब हम दायरे में, जिसे कहते हैं कि सफ़र में ये मुल्क और ये सिस्टम और बहुत सारे हम जैसे लोग जो समझते हैं कि जी हम गवर्नमेंट में जाके अंदर से कुछ चेंज करेंगे, बहुत मुश्किल है। अनलेस कि आप कोई बहुत ही गुलाम इसहाक खान टाइप शख्सियत बन जाएं जो कि प्रेसिडेंट बन जाएं। और माशाल्लाह वो भी जब बन गए तो उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने तो पाकिस्तान का जो आइन और जमहूरियत है उसकी भी धज्जियाँ बिखेरी। या जितने भी एग्जांपल्स ले लीजिए, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ही होंगे। मैं वैसे उनकी बात करूँगा, कुछ सिविल सर्वेंट्स ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस भी की हैं, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अक्सर उनमें से जो है उन्होंने सर्विस छोड़ के कोई नाम कमाया या माशरे को कंट्रीब्यूट किया। सर्विस में रहते हुए बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनका भी जिक्र लाजमी है। ज़ाहिर बात है, वी शुड नॉट बी ऑल नेगेटिव। एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि एतदाल होना चाहिए कायनात में भी। तवाज़ुन हमेशा लहजे में, गुफ्तगू में, सोच में ज़रूरी होता है। और यही वजह कि मैं आपको तमाम तर नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ कुछ पॉजिटिव कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी जिक्र करूँ, क्योंकि ज़्यादा रोना पीटना जो है वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ना मेरी ना आपकी। तो पुलिस मुकाबलों की बात, मैं ये इसके ऊपर एक तफसील से ये वीडियो करना चाह रहा था, और भी इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा। लेकिन अभी के लिए सबसे अहम चीज़ जो मेरे ख़्याल से वो नौजवान लोग जो कि ये देख रहे हैं और पुलिस में वो जाना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप जब पुलिस में जाएंगे तो आपसे ये तवक्कुआत भी वाबस्ता होंगी कभी ना कभी, अगर ये निज़ाम बेहतर नहीं होता, कि आपने लोगों को मरवाना है या लोगों के मारे जाने के ऊपर यू हैव टू लुक द अदर वे, या यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज़ ओके। आई डोंट थिंक इट्स ओके, लेकिन ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। हाजिर होता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।